नमस्कार दोस्तों, बैंक एकेडमी यूट्यूब चैनल में एक बार फिर आपको स्वागत है। हम यहाँ 6 क्लास की साइंस एनसीईआरटी डिस्कस कर रहे हैं और अभी तक हमने इसके 9 चैप्टर डिस्कस कर लिए हैं और इसका आज 10वां चैप्टर डिस्कस करेंगे, दूरियों का मापन। तो आइए देख लेते हैं इस चैप्टर में क्या महत्वपूर्ण दिया गया हुआ है। इसमें बताने किया गया है कि पहेली तथा बूझों की कक्षा के सभी बच्चों के बीच जो है ग्रीष्म अवकाश के भ्रमण में जो किए गए हैं उन स्थानों के बारे में समान चर्चा हो रही है। तो इसको हम लोग नहीं देखेंगे। अब आइए आगे जान लेते हैं। यहाँ यातायात कहानी के बारे में कुछ दिया गया है, तो आइए इसके बारे में जान लेते हैं क्या दिया गया है। जैसे इसमें यहाँ बताया गया कि 19वीं शताब्दी के प्रारंभ तक भी लोग एक स्थान से दूसरे स्थान तक परिवहन के लिए पशुशक्ति पर निर्भर रहते थे। जैसे वाष्प इंजन के आविष्कार से एक नए शक्ति स्रोत का समावेश हुआ। वाष्प इंजन से चलित सवारी गाड़ियों तथा मालगाड़ियों के डिब्बों के लिए रेल पटरियों का निर्माण किया गया। यहाँ पर ये बताया गया है। जैसे यहाँ बताया गया कि 19वीं शताब्दी के प्रारंभ के वर्षों में वायुयान का विकास हुआ और जिनमें बाद में सुधार किए गए। इन्हें यात्री तक सामान ले जाने के योग्य बनाया गया। और जैसे इसमें पराधुनिक सुपरसोनिक वायुयान तथा अंतरिक्ष यान भी जो 20वीं शताब्दी के लिए कुछ महत्वपूर्ण योगदान दिए हैं इसमें, तो इन्हीं के बारे में बताया गया है कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये 19वीं शताब्दी के बारे में बताया गया है। यहाँ पे ये सब दे रखा है और इसमें यही बताया गया कि जो प्राचीन काल से अभी तक के जो परिवर्तन हुए उसमें दिखाने की कोशिश की गई कि पहले मान लिया बैलगाड़ी का विकास हुआ, फिर साइकिल का विकास हुआ, रेलगाड़ी का विकास हुआ, बस का विकास हुआ, फिर पानी वाले जहाज आए, फिर वायुयान। आज हम वायुयान से सफ़र कर रहे हैं। इसमें ये बताने की कोशिश की गई है। आइए आगे देख लेते हैं क्या आपने कितनी दूरी तय की है, ये डेस्क कितना चौड़ा है, इसके बारे में बताने की जानकारी दी गई। तो आइए देख लेते हैं एक बार इसको। जैसे यहाँ बताया गया कि कोई स्थान कितना दूर है, ये प्रायः जानना महत्वपूर्ण होता है ताकि हम ये अनुमान लगा सकें कि वहाँ पहुँचने के लिए हम कैसे जाएंगे। और पैदल चलकर, बस से, रेलगाड़ी से, पानी के जहाज़ से, वायुयान से तथा कोई अंतरिक्ष यान लेना होगा। तो इसके बारे में बताया गया कि जब भी हम मान लिया कहीं पर जाते हैं तो उसके बारे में पहले उसकी दूरी के बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि वो कितना दूर है, ताकि हम ये अनुमान लगा सकें कि वहाँ पहुँचने के लिए हम कैसे जाएं, मतलब किस यातायात वाहन का प्रयोग करें ताकि वहाँ पे हम पहुँच जाएं। यहाँ यही बताने की कोशिश की गई है। यहाँ पे देखिए आप लोग, ये जैसे देखिए यहाँ पे देखिए कुछ एग्जांपल दिए गए हुए हैं कि गिल्ली तथा डंडे से डिस्क की लंबाई किस प्रकार नापते हैं। यहाँ पे ये बताया गया है। तो आइए एक बार देख लेते हैं कैसे नापते हैं ये। जैसे यहाँ चित्र में दर्शाया गया, गिल्ली के डंडे के किसी भिन्न सेट से डिस्क की लंबाई मापना, तो ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है। और आइए आगे देख लेते हैं इसमें क्या दे रखा है। जैसे इसमें कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है। अब आइए आगे देखते हैं इसमें क्या है दे रखा है। जैसे इसमें बताया गया है कुछ मापन के बारे में, तो आइए मापन के बारे में जान लेते हैं क्या यहाँ पे बताया गया है। जैसे यहाँ कुछ सारणी के बारे में बताया गया है कि कक्षा की लंबाई और चौड़ाई मापना, यहाँ पे ये दर्शाने की कोशिश की गई है। अब जैसे इस चित्र में समझाया गया है कि मेज़ की चौड़ाई को बल क्षेत्र से मापना, यहाँ पे ये बताया गया है। यहाँ पे ये देखिए, यहाँ बताया गया है। जैसे इसमें बताया गया कि मात्रक के बारे में जानेंगे। जैसे इसमें जानेंगे मात्रक के बारे में। जैसे मान लिया मापन का अर्थ किसी अज्ञात राशि को उसी प्रकार की कुछ ज्ञात राशि से तुलना करना ही इस ज्ञात निश्चित राशि को मात्रक कहते हैं। यहाँ पे तो हम आज मात्रक के बारे में जान लिए हैं। अब आइए आगे देखते हैं। अब आगे हम पढ़ेंगे इसमें मापन के मात्रक के बारे में। यहाँ पे बताया गया है कि अभी तक हम लोग जाने कि इसमें मात्रक क्या होता है। अब जो है मापन के मानक मात्रक क्या होते हैं, इसके बारे में जानकारी लेंगे। तो आइए देखते हैं इसमें क्या दे रखा है। जैसे में बताया गया कि प्राचीन काल में पैर की लंबाई, अंगुली की चौड़ाई तथा एक कदम की दूरी, इन सभी मापों को मात्रक के रूप में सामान्य उपयोग होता था। यहाँ ये बताया गया है। और जैसे यहाँ बताया गया संसार के विभिन्न भागों में लोग जो है लंबाई की मात्रक के रूप में फुट का उपयोग करते थे। अलग अलग क्षेत्रों के फुट की लंबाई थोड़ी थोड़ी भिन्न थी। यहाँ पे बताया गया है। जैसे यहाँ पे एक जानकारी दी गई कि वर्ष 1790 में फ्रांसीसियों ने मापन की एक मानक प्रणाली की रचना की जिसे मीटर पद्धति कहते हैं। ये देखिए यहाँ पे दिया गया है। जैसे इसमें आगे बताया गया कि एक समानता के लिए समस्त संसार के वैज्ञानिकों ने मापन के मानक मात्रों को एक सेट को स्वीकार कर लिया है। जैसे आजकल जिस
मात्रक प्रणाली का उपयोग हो रहा है उसे अंतर्राष्ट्रीय मानक प्रणाली कहते हैं। यहाँ पे ये बताया गया है। और लंबाई का एसआई मात्रक जो है मीटर है। यहाँ बताया कि लंबाई का एसआई मात्रक क्या है, मीटर है। जैसे यहाँ बताया गया कि जो मीटर के बारे में बताया गया कि प्रत्येक मीटर को 100 बराबर भागों में विभाजित किया गया है। यहाँ भी ये देखिए बताने की कोशिश की गई है। और जिन्हें सेंटीमीटर कहते हैं, 1 सेंटीमीटर के 10 बराबर भाग होते हैं जिन्हें हम मिलीमीटर कहते हैं। यहाँ पे देखिए बताया गया है। जैसे 1 मिलीमीटर बराबर क्या होता है, 100 सेंटीमीटर होते हैं 1 मिलीमीटर में, और 1 सेंटीमीटर में बराबर होता है 10 मिलीमीटर बराबर होता है। यहाँ पे बताया गया है। जैसे लंबाई दूरियों को मापन के लिए मीटर एक सुविधाजनक मात्रक नहीं है। जैसे दूरियों को मापन के लिए जो है ये मीटर सुविधाजनक मात्रक नहीं है। इसके लिए हम क्या करते हैं, बड़े मात्रक को परिभाषित करते हैं। इसे किलोमीटर बोलते हैं, इसको किलोमीटर बोलते हैं। जैसे 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर, यहाँ बताया गया है। अब हम अपने सभी मापन जो हैं क्रियाकलापों को अपने सभी मापन क्रियाकलापों को मानक पैमानों का उपयोग करके दोहरा सकते हैं तथा लंबाइयों को सही मात्रकों में माप सकते हैं। यहाँ पे ये बताने की कोशिश की गई है। यहाँ पे ये देखिए। जैसे आइए आगे देख लेते हैं क्या दे रखा है। तो इसमें आगे ये दे रखा है कि इसमें कुछ महत्वपूर्ण जानकारी नहीं है, और हमारा यहाँ पे ये उद्देश्य है कि जो इस चैप्टर में महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है परीक्षा दृष्टि से, जो उपयोगी बिंदु दिए गए हैं, हमको उन्हीं को सर्च करना है और उन्हीं को लिखना है। जैसे यहाँ पे भी जैसे वक्र के बारे में दे रखा है कि वक्र द्वारा लंबाई का मापन करना, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है, और जैसे इसमें दिखाया गया है। और आइए आगे देख लेते हैं कि हमारे चारों ओर गतिशील वस्तुएं कौन कौन सी होती हैं, इनके बारे में आइए पढ़ते हैं हम आगे। यहाँ जैसे एक सारणी दर्शाई गई है कि विराम और गतिशील वस्तुएं कौन कौन सी होती हैं, तो इनको आप लोग देख लीजिएगा। और अब आगे देखेंगे क्या क्रियाकलाप के माध्यम से समझाने की कोशिश की गई है। और जैसे इसमें हम आज देखेंगे इसमें गति के प्रकार। हाँ, ये इम्पोर्टेंट है, गति के प्रकार। यहाँ पे क्या है, सरल रेखीय गति के कुछ उदाहरण दिए गए हुए हैं। ये देखिए यहाँ पे, जैसे यहाँ पे कुछ कारें जा रही हैं और यहाँ पे कुछ जो है फौजी भाई लोग या यहाँ पे मार्च कर रहे हैं। तो इसके बारे में जानेंगे क्या। जैसे कह रहे हैं कि मान लिया कि सड़क पर किसी वाहन की गति, किसी परेड में सिपाहियों के मार्च पोस्ट की गति, अथवा किसी पत्थर मतलब गिरते पत्थर की गति को प्रक्षेपण किया गया है। तो ये सारे जो है प्रक्षेपण किया गया, तो इससे पता चला कि ये जो है सरल रेखीय गति के कुछ उदाहरण हैं। यहाँ भी बताने की कोशिश की गई है। आइए आगे देख लेते हैं इसमें क्या दे रखा है। यहाँ पर जैसे इस क्रियाकलाप में समझाने की कोशिश की गई है। मान लिया एक पत्थर लीजिए और इसमें एक धागा बांधिए तथा अपने हाथ से इसे तेज़ी से घुमाइए और पत्थर गति को ध्यान से देखिए। तो हम देखते हैं कि पत्थर एक वर्ती पथ पे अनुदिश कर रहा है, मतलब चारों ओर घूम रहा है। तो ये मतलब इसमें अनुदिश गति कर रहा है। तो ये अनुदिश गति के बारे में बताया गया है। जैसे यहाँ पे वर्तुलगत करती हुई कुछ वस्तुओं को उदाहरण दिखाए गए हैं। यहाँ पे देखिए, ये यहाँ पे ये वर्तुलगत के कुछ उदाहरण हैं। जैसे इस गति में पत्थर की आपके हाथ से दूरी समान रहती है, तो इस प्रकार गति को वर्तुलगत कहते हैं। यहाँ पे ये बताया गया है। यहाँ पे ये बताने की कोशिश की गई कि मान लिया कि जब भी हम एक पत्थर लेते हैं और धागा में बांधते हैं और उसको अपने चारों ओर घुमाते हैं, तो उसमें क्या होता है कि जो आपके हाथ से दूरी समान रहती हुई, आप देखेंगे तो उसमें समान दूरी से वो घूमता रहता है। जैसे यहाँ पे एक चित्र ये दर्शाया गया है, जैसे पंखा जब चलता है तो वो अपनी समान दूरी बना रहता है। यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे एक दृश्य दिया गया हुआ है। जैसे ये भी चलता है यहाँ पे, तो यहाँ समान दूरी बनाए रहता है। तो इस प्रकार गति को जो है वर्तुलगत कहते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे जो गति हो रही है, मतलब जो वर्तुल पथ में जो गति हो रही है उसको मतलब ये है अनुदिश गति कर रहा है। यहाँ पे अनुदिश गति के बारे में बताया गया है। और जो अपने चारों ओर घूमता है इसको मतलब क्या है, वर्तुलगत कहते हैं। तो यहाँ पे वर्तुलगत के कुछ उदाहरण दिए गए हुए हैं। जैसे यहाँ बताया गया है कि बूझो ये निश्चित नहीं कर पा रहा है कि जब हम पत्थर को तेज़ी से घुमाते हैं तब हम ये क्यों कहते हैं कि पत्थर एक के हाथ से दूरी समान रहती है। क्या आप बूझो को ये समझने में सहायता कर सकते हैं? तो आप लोग बताइएगा इसको। और जैसे यहाँ सुई जो गति कर रही है वो आवर्ती गति है। जैसे मान लिया सिलाई मशीन में जो सुई लगी रहती है और उसको ऊपर नीचे चलाते हैं, तो ये एक आवर्ती गति का उदाहरण है।
यहाँ पे देखिए बताने की कोशिश की गई है। यहाँ पे देखिए कुछ आवर्ती गति के उदाहरण दिए गए हैं। यहाँ पे देखिए ये सारे उदाहरण हैं आवर्ती गति के। इसमें क्या बताया गया कि अब भाई आगे देख लेते हैं इसमें क्या दे रखा है। जैसे इसमें अभी तक हम लोगों ने क्या देखा कि समय के साथ स्थिति में परिवर्तन को गति कहते हैं। स्थिति में हुए इस परिवर्तन को हम दूरी मापन द्वारा ज्ञात कर सकते हैं, इसमें ये बताया गया है। और बताया गया कि इससे हमें जानकारी मिलती है कि कोई वस्तु कितनी धीमी अथवा तीव्र गति कर रही है। तो फर्श पर जैसे मान लिया घोंघे का रेंगना, तितली का एक पुष्प दूसरे पुष्प पर मंडाना, नदी का चिकनी गोल गुटकाओं के ऊपर अपने हाथ पथ के अनुदिश प्रवाहित करना, वायुयान का वायु में ऊंचाइयों पर उड़ना, जैसे जेट पर चिन्ह बनाना, पृथ्वी परितः चंद्रमा के गति करती रहते जो है, और हमारे शरीर में रुधिर का परिसंचरण आदि सभी उदाहरण हमारे चारों ओर अनेक स्थान पर होने वाले गतियों को दर्शाते हैं। यहाँ पे ये बताने की कोशिश की गई है। यहाँ पे देखिए ये सारी जानकारी दी हुई है। तो आइए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे कुछ प्रमुख शब्दावलियाँ दी गई हैं जो कि इस जितनी भी ये सारी शब्दावलियाँ हैं इनको इस चैप्टर में हमने डिस्कस किया है। तो आप लोगों का ये कार्य होगा कि जो भी ये यहाँ पे प्रमुख शब्दावलियाँ दी गई हैं, वर्तुल गति, दूरी मापन गति, आवर्ती गति और सरल लेखी गति, SI मात्रक, मापन की मात्रक, इनको डिफाइन करने की कोशिश कीजिएगा। और ये मतलब इसको अपना मौज लेके आप पढ़िए, 10-15 मिनट आराम से कहीं बैठ कर भी हेडफोन लगा लीजिए और इसको सुनते रहिए। और आइए आगे देख लेते हैं इस चैप्टर का सारांश क्या कह रहा है। जैसे चैप्टर का सारांश बारे में बताया गया है कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए परिवहन के विभिन्न साधनों का उपयोग किया जाता है। तो हाँ, किया जाता है। प्राचीन काल में लोग पैर की लंबाई, उंगली की चौड़ाई, एक कदम की दूरी आदि का उपयोग मापन के मात्रा के रूप में किया करते थे। तो इसमें ये बताया गया कि जो प्राचीन काल में लोग जैसे मान लिया एक बीता नाप लिया, एक फलांग नाप लिया, और इसी तरह मतलब मापन का उपयोग करते रहते थे। तो इससे क्या होता था कि इससे उलझने होती तथा इसलिए किसी एक समान प्रणाली को विकसित करने की आवश्यकता उत्पन्न हुई। यहाँ पे बताया गया है। और जैसे इसमें अब हम मात्रकों को अंतर्राष्ट्रीय मतलब जो हमारे मात्रक हैं उनको अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली का उपयोग करते हैं और इसे समस्त संसार में मान्यता प्राप्त है। और SI मात्रकों में लंबाई का मानक मीटर है, यहाँ पे बताया गया है। और जैसे सरल रेखा के अनुदिश गति को सरल लेखी गति कहते हैं। और वर्तुल गति में कोई वस्तु इस प्रकार गति करती है कि उस गति की किसी नियत बिंदु से दूरी समान रहती है। यहाँ पे बताने की कोशिश की गई है। जैसे वर्तुल गति के यहाँ पे कुछ उदाहरण मैंने डिस्कस किए थे, एक बार और डिस्कस कर लेते हैं कि इसमें बताया गया है कि जैसे मान लिया कि वर्तुल गति के कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं। यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे 3 एग्जाम्पल दिए गए हैं और इसको समझने की कोशिश की गई कि वर्तुल गति में कोई वस्तु इस प्रकार गति करती है कि उस वस्तु की किसी नियत बिंदु से दूरी समान रहती है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जैसे मान लीजिए पंखा चल रहा है और ये घूम रहा है, तो इसमें जो समान दूरी नियत बिंदु से समान दूरी समान रहती है। यहाँ यही बताने की कोशिश की गई है। तो हम वर्तुल गति के बारे में जान लिए। अब इससे आगे बताया गया कि ऐसी गति जो एक निश्चित समय अंतराल के पश्चात दोहराती है उसे आवर्ती गति कहते हैं। यहाँ पे बताया गया है। तो आज का चैप्टर नहीं समाप्त हुआ है और आप ऐसे ही वीडियो देखते रहिए। और अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर लीजिए जिससे आपको रेगुलर वीडियोज़ के अपडेट मिलते रहें। तो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।